नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं और हम ऐसे वक्त में आपके सामने लाइव हाजिर हुए हैं जब थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले या फिर कह सकते हैं 40-45 मिनट पहले बिहार एनडीए ने काफ़ी दिनों की मशक्कत के बाद उठा पटक, बीच बचाव, इधर वार्ता उधर वार्ता और तमाम चीज़ों के बाद बिहार एनडीए ने आखिरकार आज ये ऐलान किया कि उसके घटक दलों में बिहार में जो एनडीए की पार्टियां हैं उन पार्टियों में जो है वो सीटों का बंटवारा जो है वो हो गया है। सीटों का बंटवारे का ऐलान जो है दिल्ली में आज किया गया। विनोद तावड़े थे वहां पर, बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के। इसके अलावा संजय झा थे, वैसे तो जेडीयू के महासचिव है लेकिन आजकल ऑन ही ऑन सर्वे सर्वा एक तरीके से कह सकते हैं जेडीयू में संजय झा माने जाते हैं। और फिर दूसरी पार्टियों के चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई नहीं था। ये संशय क्रिएट करता है, लेकिन हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आखिरकार जो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, बड़े सामान्य नजर में आप देख सकते हैं कि 17 सीटें बीजेपी की जीती हुई है तो 17 सीटें बीजेपी को मिल गई, 16 सीट जेडीयू की जीती हुई है तो 16 सीट जेडीयू को मिल गई। और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीट और हम पार्टी को, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 1 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है उसको 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए मिल गई है। तो सामान्य नजर में सरसरी तौर पर जो है वो आपको लग सकता है कि ये बाजी बंटवारा है, चूंकि बीजेपी ने 17 सीटिंग सीट ली, जेडीयू ने सीटिंग सीट ली और चिराग पासवान जिनकी पार्टी पिछले दफा 6 सीट जीती थी, चिराग पासवान की पार्टी इस दफा 5 सीट पर हुआ है। लेकिन इस एनडीए के सीट बंटवारे के पीछे हम आपको 2-3 कहानी बताने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है कि आखिरकार नफा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये आपको बताने वाले हैं। और इस सीट बंटवारे ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जो तस्वीर है एनडीए की वो स्पष्ट कर दिया, वो ये कि बिहार में एनडीए के करीब 10 सांसदों का, लगभग 10 सांसदों का इस दफा सांसदी खत्म होना लगभग तय हो चुका है। यानी 10 सांसदों का पत्ता चुनाव से पहले, उम्मीदवारों के औपचारिक नाम के ऐलान से पहले, हम आपको बता दें कि केवल सीट शेयरिंग हुई है, उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। किसी पार्टी ने अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, न बीजेपी ने, जेडीयू ने, न लोजपा रामविलास ने, न हम पार्टी ने, न राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये 4-5 पार्टियों का गठबंधन है। किसी पार्टी ने, एनडीए किसी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं जो स्थिति ये है कि लगभग 10 सांसदों का पत्ता जो है वो साफ हो गया है। अब ये तय हो गया है कि वो अब अगली दफा 2019 में जो सांसद बने थे वो 2024 में सांसद नहीं बनने जा रहे हैं। और हम आपको ये पूरी कहानी समझाने बैठे, बड़े आराम से समझाने बैठे। हम आपको पहले ये बता दें कि इस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग इस बार हुआ वो सीटों कुछ अदला बदली हुई है। मतलब ये कि बीजेपी ने अपनी 1 सीट छोड़ के एक नई सीट ली है। बीजेपी की सीट शिवहर सीट थी पहले से, शिवहर सीट जो है वहां से रमा देवी सांसद हुआ करती थी। बीजेपी ने इस दफा शिवहर सीट को जेडीयू के लिए छोड़ दिया है। जेडीयू ने अपनी 2 सिटिंग सीट छोड़ी है और 2 सिटिंग सीट छोड़ी है, वो है गया और काराकाट। गया से विजय कुमार मांझी जो है वो सांसद हुआ करते हैं, अभी फिलहाल अभी है जेडीयू के, तो उनकी सीट जो है वो दे दी गई है जीतन राम मांझी की पार्टी को। और इसके अलावा काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह एमपी है और उनकी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई है। और बीजेपी ने शिवहर सीट छोड़ने के बदले जो है वो 1 सीट जो है वो लिया, जो पिछले दफा लोजपा के खाते में थी, वो नवादा सीट थी। और नवादा सीट जो है वो अब जो है बीजेपी ने कहा कि हम लड़ेंगे, वो सीट चिराग पासवान की पार्टी को नहीं दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी को पिछले दफा जो लोजपा की सीट आई थी उसमें से मिली थी, उसमें से 1 सीट कम मिली है। चिराग पासवान की पार्टी के जिम्मे जो है वो वैशाली है, हाजीपुर है, जमुई है, समस्तीपुर है और खगड़िया है। नवादा सीट पर पिछले दफा चंदन सिंह, बाहुबली सूरज भान के भाई है, वो चुनाव जीते थे लोजपा के टिकट पर। तो उनका उस सीट को बीजेपी ने वहां अपने कब्जे में ले लिया है, अपने पास ले लिया है।
पिछले साल हम आपको बता दें कि पिछले साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो गया जब अमित शाह नवादा आए थे और उन्होंने कहा था कि हम नवादा सीट पर इस दफा कमल का उम्मीदवार होगा। तो अमित शाह अपनी बात पर कायम रहे और वहाँ कमल का ही उम्मीदवार होने जा रहा है। लेकिन असल कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले समझिए कि नुकसान किसका हुआ, नफा किसका हुआ और कौन यथास्थिति में रही। तो 3 स्थितियां हैं। पहला स्थिति कि फायदा किसका हुआ, तो इस पूरे सीट बंटवारे में फायदा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का हुआ। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने पिछले दफा 6 सीटें चुनाव जीती थी, 6 सीटें मिली थी और 6 के 6 उम्मीदवार जीत गए थे लोजपा के 2019 में। लेकिन 2021 में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो टूटी। पशुपति कुमार पारस उनके चाचा जो है वो 5 सांसदों को लेकर नई पार्टी, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, या फिर क्या कि उन्होंने कहा कि असली पार्टी हम ही है। तो चिराग पासवान सिर्फ एक पार्टी, एक सांसद की पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है। यानी फायदा जो है वो सिर्फ सब इस गठबंधन में बंटवारे में फायदा चिराग पासवान को हुआ। वैसे एक माने तो फायदा जीतन राम मांझी को भी हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को हुआ है, जिनकी एक एक सीट जिनको दी गई है। उनके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन एक एक सीट दी गई है। तो अगर कोई गठबंधन में रहता किसी को एक सीट देना, ये टोकन बात मानी जाती है कि चलिए आपको टोकन दे दिया गया। तो एनडीए के सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हुआ, जिनके पास सिर्फ एक सांसद वाली पार्टी के वो उनकी पार्टी का नाम लोजपा राम विलास है। और लोजपा राम विलास की तकनीकी स्थिति ये है कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान उस पार्टी में सांसद है और उस पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दी गई। तो चिराग पासवान सबसे हेवी वेट नेता इसमें बन के उभरे हैं। ये आप कह सकते हैं एनडीए की सीट बंटवारे में। दूसरी बात ये कि आप बोलेंगे कि बीजेपी का क्या हुआ, तो बीजेपी ने यथास्थिति बरकरार रखी है। बीजेपी ने पिछले बार 17 सीट पर चुनाव लड़ा था, 17 के 17 उम्मीदवार जीत गए थे उसके। तो बीजेपी ने इस बार भी 17 सीट रखा है। एक सीट छोड़ा भी अगर शिवहर, तो उसके बदला एक ऐसी सीट ली है नवादा जो एनडीए की जीती हुई सीट है। वो ऐसा नहीं कि एनडीए वो चुनाव सीट को हार गया था। नवादा सीट पर पिछले दफा लोजपा के उम्मीदवार जीते थे चंदन सिंह, इस बार उसने बीजेपी ने अपने उस सीट को ले लिया, अपने पास रख लिया। यानी बीजेपी 17 सीट पर लड़ी, 17 सीट पर वो फिर से इस बार लड़ने जा रही है। 19 में लड़ी थी, 19 में जीता था और 17 सीट पर बीजेपी लड़ने जा रही है। बीजेपी यथास्थिति में रही। नुकसान किसका हुआ? नुकसान नीतीश कुमार का हुआ। नीतीश कुमार के 16 सिटिंग सांसद थे, नहीं है अभी तक, तो वो लोकसभा सदस्य है। जब कार्यकाल समाप्त हुआ, जब चुनाव हो जाएगा तब वो पूर्व हो सकते हैं। तो उनके 2 सांसदों की सीट चली गई, यानी 2 बीजेपी जेडीयू के सांसद वाली सीट चली गई, गया और काराकाट। इसके बदले में जेडीयू को 2 सीट और दी गई, 16 की संख्या पुराने के लिए कि 16 आपका सीटिंग है तो 16 और देते हैं। अब 2 सीट का हाल देखिए, उसमें से एक किशनगंज उनको दिया गया, जहां जेडीयू पिछली दफा चुनाव हार गई थी। और बिहार में इस दफा भी कहा जा रहा है कि एक सीट पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की हार पक्की है, तो वो किशनगंज है, क्योंकि वह 70% से ज्यादा मुसलमान वोटर है। तो जेडीयू को सिटिंग सीट लेके उसके बदला किशनगंज दे दिया गया या फिर काराकाट 2 सीट जेडीयू की सिटिंग ली गई और उसके बदला किशनगंज दे दिया गया एक सीट, और दूसरी सीट शिवहर दे दी गई। तो कम से कम एक हारी हुई सीट को जेडीयू दिया गया। तो जेडीयू जो पिछले दफा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पहले तो उसको 16 पर समेटा गया और 16 सीटिंग में से भी एक ऐसी सीट उसको दे दिया गया जहां पर पिछले दफा एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। तो नीतीश कुमार 2 सीट कम पर आए कुल मिलाकर। आप ऐसे देखें तो 2 सीट कम पर नीतीश कुमार आ गए। तो नुकसान जेडीयू को हुआ, ये हम आपको बता रहे। फायदा चिराग पासवान को हुआ, बीजेपी यथास्थिति में है, और नुकसान चिराग पासवान को हुआ। लेकिन असल बात तो हम आपको बताने चले हैं कि इस लोकसभा चुनाव में बिहार की किसी पार्टी ने अब तक जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो या फिर महागठबंधन की पार्टियां हो, इंडिया गठबंधन इसको आप कह सकते हैं। किसी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन करीब 10 सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट गया है, जो अगली दफा सांसद नहीं रहेंगे, ये लगभग तय मान लीजिए। एक एक करके गिनते हम आपको बताते हैं, आपको हम समीकरण समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि 10 सांसद कैसे बेटिकट हो गए हैं। पहली नंबर जो घोषित है कि जेडीयू के सांसद विजय मांझी अभी गया के हैं, उनका टिकट वो सीट हम में चली गई है और हम के जीतन राम मांझी वहां से उम्मीदवार होंगे।
तो वो विजय मासी अगली दफा सांसद नहीं बनेंगे, लगभग लगभग तय मान लीजिए। दूसरी सीट काराकाट, जहां से महाबली सिंह जेडीयू के उम्मीदवार सांसद हैं, उनकी सीट उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से चली गई और उपेंद्र कुशवाहा वहां चुनाव लड़ेंगे। तो महाबली सिंह का पत्ता साफ, 2 सीट। तीसरी सीट शिवहर, जहां से बीजेपी की रमा देवी उम्मीदवार सांसद है, तो रमा देवी की सीट ही जेडीयू को दे दी गई है। अब वहां क्या स्थिति है कि जेडीयू ने आज ही लवली आनंद को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया है और लवली आनंद के साथ डील ये हुई है, लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद, आपको याद होगा, विधायक है और उन्होंने जो है वो बिहार विधानसभा में जब विश्वास मत हो रहा था तो आरजेडी का खेमा छोड़ के वो ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, सत्तारूढ़ खेमा, तो उसका पुरस्कार मिला है और लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। तो यानी रमा देवी पत्ता साफ। तो 3 सांसद ऐसे हो गए। सबसे पहले मैंने नाम बताया विजय कुमार माझी गया से, काराकाट से महाबली सिंह और शिवहर से रमा देवी। ये 3 सांसदों का पत्ता जो है वो साफ हो गया। हमने आपको संख्या बताई 10 के करीब, तो हम आपको और आगे ले जाते हैं। अब आ जाइए पशुपति पारस कैंप के 5 सांसद। पशुपति कुमार पारस 2021 में पार्टी तोड़कर अपने भतीजे से अलग होकर बीजेपी के साथ गए थे और उनके पास 5 सांसद थे। पशुपति कुमार पारस खुद हाजीपुर से सांसद, उनके भतीजे प्रिंस पासवान जो रामचंद्र पासवान के बेटे हैं वो समस्तीपुर से सांसद, चंदन सिंह नवादा सांसद जो बाहुबली सूरजभान के भाई हैं, महबूब अली कैसर जो कि खगड़िया से सांसद है और वीना देवी जो कि वैशाली से सांसद है। इन 5 सांसदों की संसद सांसदी खत्म होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने तो उनका टिकट काट दिया, उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। अब हाजीपुर चिराग पासवान हुआ क्या कि जैसे ही बीजेपी ने गठबंधन से बाहर किया तो आपने देखा होगा कि महबूब अली कैसर जो है वो चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए दिल्ली में घर पे। वीना देवी को पहले से एहसास था, वैशाली की सांसद, कि हमको जो है वो इस बार जो है बीजेपी चिराग पासवान को तवज्जो देगी, तो वो कुछ पहले से ही चिराग पासवान के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। जब पारस का पत्ता साफ हुआ एनडीए से तो चंदन सिंह जो सूरजभान के भाई हैं उन्होंने बयान देना शुरू किया कि हमको चिराग पासवान से क्या एलर्जी है। पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज की अभी मैं इतना जो है वो उनमें हिम्मत नहीं आई कि वो चिराग पासवान से बात कर चुके, चूंकि पार्टी तोड़ने के साथ साथ पारिवारिक रिश्ता भी उन्होंने इस कदर बिगाड़ लिया जहां से मेल मिलाप संभव नहीं है। तो इन 5 सांसदों का भविष्य लगभग चौपट हो गया। कैसे ही हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने कल तक अपने पार्टी के नेताओं का लगातार ये कहा कि किसी सूरत में जिन्होंने 2021 में मेरे साथ गद्दारी की उनको हम टिकट नहीं देंगे। उसमें चाचा पशुपति कुमार पारस, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज, बाहुबली सूरजभान के भाई चंदन सिंह, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली के सांसद वीना देवी है। महबूब अली कैसर जो है वो गए थे मिलने के लिए। चिराग पासवान ने क्या नोटिस लिया आप समझिए। चिराग पासवान ने उनको कहा कि आप जाइए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से मिल लीजिए। वीना देवी लगातार चक्कर काट रही है और उनके पति जो इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं दिनेश सिंह विधान पार्षद है, वो भी गए थे इस बार दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ। उनको भी कह दिया गया कि जाइए आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से बात कीजिए। चिराग पासवान को जिसको जो है वो मतलब टरकाना है, जिसको टिकट नहीं देना है, उसको ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से बात कीजिए। और चिराग पासवान ये घोषित तौर पर कह चुके हैं कि वो सूरजभान के भाई को टिकट नहीं देंगे। उनको सूरजभान से भी उतना ही दुख है जितना दुख अपने चाचा और चचेरे भाई से है। दरअसल जब 2021 में पार्टी टूटी थी तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान जो है उन्होंने कम से कम 50 दफा, चूंकि सूरजभान को रामविलास पासवान अपने भाई की तरह मानते थे, उनका रामविलास पासवान जी के घर में एंट्री कुछ इस तरीके की थी जैसे पशुपति पारस या रामचंद्र पासवान घुसते थे। और जब पार्टी टूटी 2021 में पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने उन सूरजभान को कम से कम 50 दफा कॉल किया था और सूरजभान ने फोन उठाने तक से जो है वो की जहमत नहीं उठाई। तो चिराग पासवान ये मन में ठान के बैठे हैं कि जिन्होंने पारिवारिक रिश्ते को कलंकित किया, पारिवारिक रिश्ते को तार जिन्होंने कर दिया, व्यक्तिगत रिश्ते को तार कर दिया, अगर वो सूरजभान अगर पार्टी तोड़ के चले जाते कोई बात नहीं था, अगर वो फोन पे बात भी कर लेते
तो हमको आपत्ति नहीं होती। तो सूरज भान को हम टिकट नहीं देंगे, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। तो ये अब हो ये रहा है कि पशुपति पारस और प्रिंस राज ने लालू प्रसाद यादव से संपर्क साधा है, लेकिन लालू यादव या तेजस्वी यादव जानते हैं कि जिन पासवान वोटरों के कारण चिराग पासवान को तवज्जो दिया गया, उन पासवान वोटरों का 5% भी पशुपति पारस के पास नहीं है। तो वो पशुपति पारस या फिर प्रिंस राज पर दांव क्यों लगाएंगे, जब आपके पास घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पशुपति पारस के पास या प्रिंस राज के पास जब अपना ही कोई आधार वोट नहीं है, तो उनको लालू यादव अपना सीट क्यों बर्बाद करेंगे। महबूब अली कैसर भी संपर्क साध चुके हैं, लेकिन खगड़िया ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी के जो है वो हमेशा वो आरजेडी के लिए यादवों की परंपरागत सीट रही है, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं। तो महबूब अली कैसर का पत्ता साफ है। और फिर बात रही चंदन सिंह सूरज भान के भाई, उन्होंने भी, उनकी ओर से भी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से संपर्क साधा गया है, लेकिन नवादा सीट जो है वो यादवों की परंपरागत सीट रही है आरजेडी के लिहाज से। तो और दूसरी बात, आरजेडी के एक सीनियर लीडर ने हमको बताया कि हम अगर सूरज भान के भाई को टिकट दे भी देते हैं तो कोई भूमिहार वहां पर हमको वोट देने जा नहीं रहा है सुबह, तो हम क्यों सूरज भान के भाई को टिकट देंगे। वैसे सूरज भान ने बीजेपी से भी संपर्क साधा था। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने नवादा सीट इसलिए लिया है क्योंकि वहां पर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा सके। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से लगभग तय है कि विवेक ठाकुर, हालांकि उनका वो राज्यसभा सांसद है और उनकी राज्यसभा में उनका कार्यकाल 26 तक है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव उनको लड़वाना चाहते हैं और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के खास माने जाते हैं। तो जो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सूरज भान की गुंजाइश जो है नवादा में न आरजेडी में है न बीजेपी में है, तो उनका ही पत्ता साफ। और वीणा देवी को चिराग पासवान ने लगभग इशारों में स्पष्ट कर दिया है वो टिकट नहीं देने जा रहे हैं। हालांकि वीणा देवी जी तोड़ प्रयास कर रही है। वीणा देवी एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी के हर छोटे बड़े नेता को फोन कर रही है। उनके पति दिनेश सिंह वो मैनेजमेंट में, इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है वो हर जुगत लगा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अपने इस स्टैंड पर कायम है कि हम गद्दारों को, जो उनकी भाषा में गद्दार हम नहीं कर रहे, हम गद्दारों को प्रश्रय देकर जो हमारी पार्टी के वफादार हैं उनका मनोबल नहीं तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो 8 सांसद हमने बताया जिनकी सांसदी लगभग खत्म हो गई। राजनीति में चमत्कार होते रहते हैं, अगर चमत्कार कुछ हो गया तो अलग बात है, नहीं तो गया के सांसद विजय कुमार माझी, काराकाट के सांसद महाबली सिंह, शिवहर की सांसद रमा देवी, हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति पारस, समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज, खगड़िया के मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर, नवादा के मौजूदा सांसद चंदन सिंह और वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी। ये 8 सांसद ऐसे हैं जो एनडीए के सीट बंटवारे के साथ ये साफ हो गया है कि इनका लगभग जो है इस बार जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें ये रिपीट नहीं होने जा रहे हैं। एक आध चमत्कार अगर हो जाए, कुछ चीजों में आप जानते हैं ना कि कुछ चीजों में बड़ी ताकत होती है, तो उसका कुछ खेल वेल चल जाए तो टिकट विकट कहीं से मिल जाए, एनडीए से तो नहीं मिलेगा, दूसरे जगह से मिल जाए कहीं, तो वो अलग मामला है। लेकिन जीतने की चांसेस कितने होंगे ये भी देखना होगा। तो ये हम अपने 8 सांसदों को बताया, लेकिन अहम बात यह है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि इस सीट बंटवारे ने एक बड़ा संकेत दिया, वो ये कि बीजेपी के एक दिग्गज राजनेता का टिकट कटना तय हो गया है। दिग्गज राजनेता, पार्टी के बड़े नेता रहे, पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के कद्दावर नेता रहे, कई जगहों पर, इंपॉर्टेंट जगह पर देश भर में उनको उपयोग उनका किया गया पार्टी ने, और उनकी पॉलिटिकल पारी खत्म हो गई है। हम आपको बताते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सामान्य सी बात है। और हम नेता का नाम बताते हैं जो पूर्वी चंपारण सीट है और वहां से जो सांसद है राधा मोहन सिंह, उनकी पॉलिटिकल पारी जो है वो खत्म होती दिख रही है। वैसे भी राधा मोहन सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बयान थे, इधर एक कार्यक्रम में गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा पार्टी जिसको, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी उसको हम जो है वो हम उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे जैसा हम अपने लिए लड़ते थे। तो इस सीट बंटवारे ने ये तय कर दिया है कि राधा मोहन सिंह, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे,
जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2022 में जब वहां चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो राधा मोहन सिंह वहां के प्रभारी थे। तो उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के जो प्रभारी रहे, राधा मोहन सिंह की सियासी पारी जो है, सक्रिय सियासी पारी, वो खत्म हो गई। आप पूछेंगे कैसे? फिर हम बता रहे हैं ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसलिए रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि आप देखिए, आप देखिए कि पूर्वी चंपारण सीट किस सीट से जुड़ा है। पूर्वी चंपारण सीट जो है वो शिवहर सीट से जुड़ा हुआ है। नाम शिवहर है लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो है पूर्वी चंपारण जिले से आता है। तो शिवहर सीट से वहां पर वैश्य तबके से आने वाली, कलवार जाति से आने वाली रमा देवी सांसद थी, उनका टिकट काटा गया है और वहां से चुनाव कौन लड़ने जा रही है? लवली आनंद। लवली आनंद राजपूत तबके से आती है। तो क्या ये संभव है कि शिवहर और उससे ही लगा हुआ, मतलब समझिए कि दोनों एक ही तरीके, एक ही जिले की सीट, और वहां से लगा हुआ पूर्वी चंपारण में राजपूत जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा एनडीए की ओर से? कतई नहीं, ये किसी हालत में पॉसिबल नहीं लग रहा है। और इसका आप देख लेंगे बीजेपी में जो चर्चा हो रही है वो ये है कि राधा मोहन सिंह से ये पूछ लिया गया है कि आपको अगर टिकट न दिया जाए तो आप, चूंकि आपका दावर नेता रहे हैं, आपने पार्टी के लिए बड़ा अच्छा योगदान दिया है, तो आपके बदले किसको टिकट दिया जाए? तो राधा मोहन सिंह ने अपनी पार्टी की एक वैश्य नेता का नाम बताया है, जो पूर्वी चंपारण के रहने वाले, मोतिहारी के रहने वाले हैं, विधायक भी है। उनका नाम बताया है कि आप इनको हमारी जगह टिकट दे दीजिए। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने 2 लोगों को चुना है, जिसमें से एक वैश्य जाति के उम्मीदवार है, वैश्य जाति के नेता है, और दूसरे जो है यादव जाति से आते हैं। ये पार्टी नेतृत्व को उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया है। तो जो अब समीकरण दिख रहा है कि लगातार 2 सीटों पर राजपूत उम्मीदवारों को लड़ाने के बजाय शिवहर से अगर लवली आनंद चुनाव जिनका लड़ना तय हो गया, जो सीट बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है, और जेडीयू ने औपचारिक तौर पर लवली आनंद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब तक वो कुछ दिनों पहले तक टेक्निकली तो वो आरजेडी के मेंबर थी, लास्ट चुनाव, विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी। तो चूंकि शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिलने जा रहा है और वैश्य जाति के उम्मीदवार को, रमा देवी जैसी कद्दावर नेत्री को टिकट काटा जा रहा है, तो इस बार पूर्वी चंपारण से वैश्य जाति का उम्मीदवार होने जा रहा है। तो हमने बताया कि 8 जो है वो सांसद जो है वो कट चुके हैं, 8 जो है कट चुका, और 9वां राधा मोहन सिंह है जिनका टिकट कटने जा रहा है। यानी कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं कि ये वो सांसद है जिनका मतलब टिकट, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के पहले ही जिनका टिकट जो है वो कट गया है, वो बेटिकट हो गए, और बड़ी कम उम्मीद लग रही है मौजूदा सियासी परिस्थिति में कि वो जो है फिर से रिपीट हो पाएंगे। कोई हमसे पूछ रहा है वीआईपी का क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे मोहम्मद सफदर जी की वीआईपी का क्या होगा, और हम आपको बताएंगे वो, लेकिन पहले तो हम अपनी बात कंप्लीट कर लें। तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि ये करीब 10 सांसद ऐसे हैं। बीजेपी ने एक और सांसद, बीजेपी के एक और सांसद जो कि बक्सर के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, अश्वनी चौबे का टिकट भी लगभग कटना तय माना जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व की ओर से कन्वे कर दिया गया। लेकिन अश्वनी चौबे एक अलग किस्म के आदमी, अलग प्रजाति है उनके नेतागिरी की। आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार में उनके तरीके की राजनीति करने वाला कोई आदमी नहीं होगा। तो अश्वनी चौबे अपनी आखिरी तक उन्होंने अपनी ताकत झोंक रखी है। वो पार्टी नेतृत्व को कह रहे हैं कि हमको मत दीजिए, तो हमारे बेटे अरजीत शाश्वत चौबे को दे दीजिए। तो ऐसी सारी कोशिश वो कर रहे हैं, आरएसएस से लेकर जो दूसरे जो संगठन है, उन तमाम जगहों से जो है वो कोशिश अपनी पैरवी लगा रहे हैं। लेकिन लगभग अश्वनी चौबे का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो 10 सांसद का हमने नाम बताया जिनकी सांसदी खत्म होने वाली है। हमने नाम फिर से हम कहें तो हम रिपीट कर देते हैं कि गया से विजय कुमार माझी, काराकाट से महाबली सिंह, शिवहर से रमा देवी, पशुपति पारस, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, वीना देवी, ये वो सांसद हैं जिनका पत्ता जो है वो कट गया। राधा मोहन सिंह का समीकरण हमने बताया कि चूंकि बगल की शिवहर सीट से राजपूत उम्मीदवार को उतारा गया, और ये जानकारी बीजेपी को दे के उतारा गया है कि हम लवली आनंद को खड़ा कर रहे हैं, और बीजेपी की सहमति है। चूंकि जब 12 फरवरी को जब आप देखें कि जब यहाँ पर
बिहार विधानसभा विश्वास मत हासिल किया जा रहा था, तो बीजेपी की रजामंदी से लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद जो है वो पाला बदल के आए थे, और उसी समय आश्वासन दिया गया था कि उनको इसका इनाम दिया जाएगा। तो वो इनाम जो है वो लवली आनंद को मिला है, और उनको चुनाव वहां लड़ाया जाएगा शिवहर से। ये नीतीश कुमार ने उनको कुछ दिन पहले, करीब 5 दिन पहले, लवली आनंद और आनंद मोहन को अपने घर पे बुला के कह दिया था। वैसे उनका इरादा जो है वो वैशाली सीट से लड़ने का था, लेकिन वैशाली सीट चिराग पासवान के हिस्से गई, और चिराग पासवान ने साफ साफ बीजेपी को कहा है कि हम जो है किसी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं, हम दबाव में नहीं आने वाले, हम अपने सीट पर जो है वो उम्मीदवार का चयन जो है वो खुद करेंगे। और एक सीट की बड़ी चर्चा आपको हो रही थी, एक सीट की बड़ी चर्चा हो रही थी जहां से सबसे पहले बिहार में एक सीट ऐसी है जहां घोषित कर दिया गया, किसी उम्मीदवार ने ये घोषित कर दिया कि हम ही वो चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, सीतामढ़ी सीट की हम बात कर रहे हैं। याद कीजिए, आज से 6 महीना पहले बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम सीतामढ़ी सीट से लड़ेंगे, और हमको पार्टी से लेकर सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, हमको नीतीश कुमार जी ने कह दिया है, वो सीतामढ़ी में जाकर घोषित कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके की गोलबंदी सीतामढ़ी में है, और सीतामढ़ी की जो स्थिति है वो ये है कि आप देखिए 16 दफा जो है वहां 16 बार चुनाव हुआ, उसमें से 9 बार यादव जाति के उम्मीदवार जीते, और उसके बाद जो है 6 बार दफे जो है पिछड़ी जाति के उम्मीदवार जीते, और एक दफा जनता लहर में वहां महंत श्याम सुंदर दास बिहार जाति से आते थे, वो जनता लहर चुकी था तो उसमें चुनाव जीत गए। तो ऐसे सीट पर जहां ब्राह्मणों की तादाद बेहद कम है, वो मैथिल ब्राह्मण है वो, तो वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर को, जब राजनीति में पिछड़ों की बात हो रही है, और वहां से जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू अति पिछड़े तबके से आते हैं, तो सुनील कुमार पिंटू का, वैसे वो बीजेपी के लीडर रहे हैं, बीजेपी से उनका जेडीयू में एडजस्टमेंट हुआ था, तो सुनील कुमार पिंटू को अभयदान मिलना जो है ये बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि वो सीट जो है वो खतरे में सुनील कुमार पिंटू की थी, लेकिन वहां ये अब जो संकेत मिल रहा है कि बीजेपी की ओर से उनको अभयदान दिया जा रहा है, और इस संबंध में जेडीयू नेतृत्व से जो है वो बात की गई है। तो कुल मिला के हमने 10 सांसदों का नाम बताया जिनकी उम्मीदवारी जो है वो खतरे में है, जिनका या उम्मीदवारी नहीं, जिनका सीट बंटवारे के साथ साथ ये तय हो गया कि उनकी सांसदी जो है खत्म हो गई। कोई चमत्कार हो जाए पॉलिटिक्स में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसे कैसे लोग कभी कभी जीत जाते हैं, आप देखते होइएगा। तो उस मतलब आप समझिए कि अपवाद और कुछ चमत्कारिक स्थिति को छोड़ दीजिए, तो बिहार के 40 में से 10 सांसदों की पारी इस दफा समाप्त हो गई है चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान के पहले, और 1-2 नाम इसमें अगर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद जुड़ जाए तो हैरान मत होइएगा। तो ये 25% बिहार के सांसद जो है वो बेटिकट हो गए, वो पैदल हो गए हैं चुनाव प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले। तो हमने पूरा मोटा मोटी एक बात आपको बताया कि एनडीए के बीच सीट शेयरिंग हुई, उसमें चैंपियन जो है वो चिराग पासवान रहे, जिनकी पार्टी के सिर्फ एक सांसद चिराग पासवान आज टेक्निकली एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष है जिसका नाम लोजपा रामविलास है, और लोजपा रामविलास के एकमात्र सांसद चिराग पासवान है। तो एक सांसद वाली पार्टी ने बीजेपी से 5 सीट छीना, 5 सीट लिया। एक किसी ने कहा कि शेर के जबड़े से मांस निकाल के लाया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी की पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि अपने सहयोगियों को दबाने के लिए कौन कौन से अस्त्र निकाल रही है। तो वहां पर जो है वो चिराग पासवान जो है वहां से अपने लिए 5 सीट निकाल के लाए। तो इस मैच के एनडीए के भीतर के मैच के विजेता रहे चिराग पासवान। बीजेपी न जीती न हारी, वो 17 सिटिंग सीट पर लड़ी थी, उसने से अपने 17 सिटिंग सीट उसके पास थी, उसमें से एक सिटिंग सीट उसने जेडीयू को दी, तो एक बदले में ऐसी सिटिंग सीट ली नवादा जो एनडीए की सिटिंग सीट है, शिवहर छोड़ा नवादा दिया। नुकसान में कौन रहा? जेडीयू। 2 सांसद वाली सीट छोड़ दिया। एक तो पहले 17 सीट पर पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा था, इस बार उनको 16 कर दिया गया। अब 16 भी जो कर दिया गया उसमें भी उनको 2 सीटें जो उनसे ली गई वो वहां जेडीयू के सांसद थे, और बदले में ऐसी सीट दी गई जिसका हारना लगभग तय माना जा रहा है, वो किशनगंज सीट है। भले ही नारा दे दे कि 40 की 40 सीट जीतेंगे, तो अब किसी से गया ले लिया जाए या काराकाट जेडीयू से ले लिया जाए और किशनगंज थमा दिया जाए, तो समझिए कि जेडीयू को सीधे पहले ही 2 सीटों का नुकसान हो गया है। पहले ही मतलब चुनाव से पहले। अब चुनाव में कितना जीतेंगे कितना हारेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन 2 सीट का नुकसान हो गया है। तो जेडीयू जो है वो नुकसान में रही, और छोटी पार्टियां फिर जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो ये उनको टोकन के तौर पर एक सीट दी गई। तो उनके नफा नुकसान की बात आप नहीं कर सकते हैं, उनके कोई सांसद है नहीं लोकसभा में, और एक
सीट उनको दी गई है तो वो टोकन है किसी अपने सहयोगी को एक सीट देकर ये मैसेज देना कि वो हमारे साथ है। वैसे जब बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा गए थे, जब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ के से अलग होकर, तो बीजेपी ने उनसे कहा था कि हम 3 सीट आपको देंगे, और 3 सीट के बदला अब अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि आप घबराते क्यों हैं, आप 2014 में जो हमारा बंटवारा हुआ था, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे और तब उनको 3 सीटें मिली थी। तो ऊपर कहा गया, अमित शाह की ओर से कहा गया था कि हम आपको 3 सीट देंगे। बेचारे उपेंद्र कुशवाहा को इस दफा 3 सीट से 1 सीट पर ले आया गया। आखिर तक जो हमारी जो बीजेपी के सोर्सेज से बात हो रही थी कि वो आखिर तक 2 सीट पर रहे थे। और ये भी हम डिकोड कर देंगे थोड़ी देर में कि उपेंद्र कुशवाहा आज की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शामिल नहीं थे तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। वो नाराजगी का क्या कारण है, क्या मतलब है, उसके मायने मतलब क्या है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिर से हम इसका हम पूरा इसके तह तक जाकर, चूंकि हल्की खबर जो हम आपको देते नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो मोटा मोटी हमने आपको बात बताई वो ये कि नफा चिराग पासवान को, नुकसान जेडीयू को, बीजेपी यथास्थिति में और 10 सांसदों का पत्ता साफ। तो अब जो है कुछ सवाल जो है अगर आपको आए तो हम जो है वो बता सकते हैं आपको। तो कुल मिलाकर जो है हम ये कह सकते हैं कि सवाल कुछ कायदे का हो तो हम जवाब उसका दे सकते हैं। बेतिया से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? भाई साहब, महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो महागठबंधन का उम्मीदवार कहां से हम आपको बता दें। बेगूसराय से किसको टिकट मिलेगा? बेगूसराय से एनडीए की ओर से गिरिराज सिंह को टिकट मिलने जा रहा है। तो ये आपको इसमें जो है मोतिहारी से किसको मिलेगा? शमशाद आलम जी। शमशाद आलम जी, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का टिकट कटना लगभग तय हो गया है, और राधा मोहन सिंह ने जो है वो 2 उम्मीदवारों का नाम वहां दे रखा है। एक गुप्ता जी है, अब नाम हम डिटेल का बताया आपको, समझ जाइए। एक गुप्ता जी है और एक यादव जी है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि ये दोनों हमारी ओर से नामित किए जाते हैं, इनको टिकट दीजिएगा, हमको कोई एतराज नहीं। अपने बाल बच्चा परिवार का कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है। आरा सिंह से आरके सिंह जी, आरा से आरके सिंह का को ग्रीन सिग्नल मिल गया, हमको पार्टी नेतृत्व ने कह दिया कि आप तैयारी कीजिए, आप जाइए, आप काम करिए। तो ये कुल मिलाकर जो है प्रेम शंकर बोल रहे हैं कुशवाहा जी रहेंगे एनडीए में। कुशवाहा जी एनडीए में रहेंगे। काराकाट से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? वैसे तो काराकाट से महागठबंधन जो है वो यादव उम्मीदवार कांति सिंह को उन्होंने लड़ाया था पिछले चुनाव में। इस बार वो देख रहे हैं नफा नुकसान, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है ये किसी कुशवाहा तबके के उम्मीदवार के बजाय किसी दूसरे तबके के उम्मीदवार को तलाशा जा रहा है वहां से। तो ये कुल मिलाकर जो है ये बक्सर से कौन होंगे एनडीए के उम्मीदवार? हमारे पास जानकारी बीजेपी की ओर से ये कहा गया कोई फ्रेश चेहरा होगा, अश्विनी चौबे नहीं होंगे। लेकिन अश्विनी चौबे भाई, उनकी राजनीति का कोई जवाब नहीं है। वो जिस किस्म की राजनीति करते हैं उस किस्म की राजनीति बिहार में 40 सांसदों में से कोई नहीं करता। वो जो सब कर सकते हैं ना, उनको जानने वाले लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और किस हद तक कहाँ तक जा सकते हैं। तो उनका कटना तय हो गया है। राहुल कुमार, पवन सिंह का क्या होगा? पवन सिंह का कुछ नहीं होगा ना, पवन सिंह गायब है, पावर स्टार फेल है। पावर स्टार के बारे में थोड़ी जानकारी देते। पावर स्टार पवन सिंह जो है वो बीजेपी की ओर से उनको लाल झंडी दिखा दी गई है। वो आरजेडी के पास गए हैं कि आरा से टिकट दे दिया है, लेकिन मजबूरी ये है कि आरा जो है वो महागठबंधन में हर हालत में भाकपा माले को जाना है, और भाकपा माले पावर स्टार का कोई महत्व नहीं करने जा रही, पावर स्टार का जो है कोई वैल्यू नहीं करने जा रही। तो पवन सिंह का खत्म है खेला। पवन सिंह औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और वो कांग्रेस से भी उन्होंने बात की है, लेकिन निखिल कुमार को टिकट काट के पवन सिंह को टिकट दे दिया जाए, ये जो है ये संभव नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो है ये स्थिति है। अब जो है और कोई सवाल? मनीष कश्यप को कहीं एनडीए गठबंधन से जो है चुनाव नहीं लड़े। माधव आनंद को कहाँ से टिकट मिलेगा? कौन है माधव आनंद? प्रेम शंकर जी पूछ रहे माधव आनंद कौन? माधव आनंद है भाई, कहाँ के हस्ती है? मुझे तो जानकारी नहीं कि माधव आनंद जी के कोई नाम है, कोई व्यक्ति जो है महागठबंधन का नेता है। उपेंद्र जी के साथ रहने का मतलब? ओह नहीं, माधव आनंद को कहीं टिकट नहीं मिलेगा। लोकसभा छोड़ के विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और कोई पूछ रहे पशुपति पारस का क्या हुआ? पशुपति पारस का पत्ता जो है साफ हो चुका है। पशुपति पारस जो है उन्होंने लालू यादव से जो है उन्होंने संपर्क साधा है, और लालू यादव भी ये देख रहे हैं कि भाई हम पशुपति पारस को उम्मीदवार बनाए और पशुपति पारस पासवान तबके का 5% भी वोट न ले आ पाए।
तो इससे बढ़िया है कि वहां पर राम तबके का, रविदास तबके का कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए जो कम से कम अपनी जाति का वोट तो ले आएगा, फिर हमारा जो आधार वोट है उसको जो हम उसमें जोड़ लेंगे। तो ये स्थिति है। पटना साहिब से रविशंकर जी को लग रहा है अभयदान मिल गया है। रविशंकर जी का टिकट कटने की बहुत चर्चा थी, लेकिन अभयदान मिल गया है। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है, बार बार इतना सीट का नाम आप लोग पूछ रहे हैं ना, ये दिमाग जो है ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम कल परसों में आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। इतना सारा नाम, आप केवल और केवल सीट पर से कौन उम्मीदवार होगा भाई, न तेजस्वी यादव है, न अमित शाह है, न नीतीश कुमार है। जो हमारे पास जानकारी आती है वो आपको शेयर करते हैं। आशीष कुमार, पप्पू यादव क्या होगा? पप्पू यादव लगातार जो है वो कांग्रेस में किसी तरीके से कांग्रेस का टिकट पाने को बेकरार है, व्याकुल है, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। तो ये स्थिति है। आगे हमने आपको बताया कि पूरा एनडीए के सीट बंटवारे का आपके सामने विश्लेषण किया। आगे जो आएंगे तो फिर बताएंगे आपको कि क्या कुछ होने जा रहा है। अभी कुछ देर में आप वेट कीजिए, कुछ देर में एक ब्रेकिंग और आपको देनी है, आज ही देनी है। आज अभी 6:43 हो रहा है ना, आपको 8 बजे तक एक और ब्रेकिंग देनी है, बड़ी ब्रेकिंग देनी है आपको। थोड़ा उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इजाज़त दे दीजिए। उस समय आएंगे तो फिर से आपका सवाल लेंगे, कुछ और जानकारी हमारे पास होगी और सवाल लेकर उसका जवाब देंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।